Hi everyone, welcome to my channel The Banking Buddy. I am Sugam Rana and this is a mock test score video. So this is challenge number 4. इससे पहले भी मैंने बाकी वीडियोस डाली हुई हैं तो उसको आप देख सकते हो. And this is IBPS PO prelims test full test 3. ये हाई लेवल का टेस्ट था टेस्ट बुक का. और अगर आपने कुछ वीडियोस ऐसे मतलब अभी देखी होंगी लोगों की जो बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस डालते हैं तो उसमें टेक्स्ट बुक लगाने वालों ने ये चीज़ बोली है कि इस बार मैथ्स का लेवल उन्हें अच्छा खासा दिया है ना. एंड आई एग्री, मैथ्स का लेवल काफ़ी अच्छा है. मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरी मैथ्स पहले ही वीक है और ऊपर से अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं. पर लेट्स सी, ये देखिए टॉपर्स के मार्क्स यहाँ पे हैं 85, 79, 73.25 समथिंग लाइक दिस. एंड माई स्कोर, मेरा स्कोर है 49.75. अटेम्प्ट हैं दिस 56. आगे एक्यूरेसी और परसेंटाइल भी आप देख सकते हो कि 95.75 परसेंटाइल है. ओके, सो अब अगर सेक्शन वाइज स्कोर देखें तो 23.5 आए हैं मेरे इंग्लिश में 26 अटेम्प्ट के साथ. सो 92% एक्यूरेसी थी. इस बार मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मुझे लगा कि मेरे को इस बार एक्यूरेसी मेंटेन करनी है क्योंकि ये हाई लेवल पेपर है. ब्रैकेट में हमें पहले दिख जाता है ना हाई लेवल है, सो इसमें मेंटेन करते हैं एक्यूरेसी. फालतू में गलत क्यों करना है. सो और मैथ्स और रीजनिंग में देखो 12-13 मार्क्स आई हैं, 35 में से 12-13 मार्क्स. सो टोटल मेरी 49.75 है. और आप अगर कट ऑफ देखो तो 45 से 48 ही है. सो कट ऑफ से थोड़ी सी ही ऊपर मार्क्स हैं, ऐसे कि बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हैं, पर थोड़ी सी ऊपर मार्क्स में ही आपकी परसेंटाइल इतनी आ रही है. तो इसका मतलब कितने सारे बच्चों ने इसको काफ़ी बेकार पेपर किया होगा ये, तब जाके इतने मार्क्स आ रहे हैं. सो नाउ लेट्स गो टू द सॉल्यूशन. सो इंग्लिश सेक्शन का मैं दिखा देती हूँ. मैथ्स और रीजनिंग में तो कुछ खास दिखाने लायक बचा नहीं है. इसमें क्या गलत है मेरा, इसमें नो एरर तो नहीं आता. नो एरर मेरे को लग रहा था नो एरर है, पर मैंने डी टिक कर दिया क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे हो सकता है हैव बीन करके आएगा समथिंग. पर चलो नो एरर कर सकती थी इसमें मैं. ये पैसेज वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है. उसके बाद ये वाले क्वेश्चन क्लोज टेस्ट टाइप के फिलअप्स वाले थे, ये भी इजी थे. इसमें एक ये वाला मेरे को कंफ्यूजिंग लगा था, मैंने पहले ये टिक किया था इन इलेक्टेबल, पर उसका मतलब शायद से जो भुलाया ना जा सके वो है ऑप्युलेंट. फिर मेरे को लगा ऑप्युलेंट लग रहा है ये, और ऑप्युलेंट ही निकला. ऑप्युलेंट का मतलब होता है कॉस्टली, लग्जूरियस, ऐसे थोड़ा ऐसे शोई, दिखावटी सा, ऑस्टेंशियसली, वो चीज़, ठीक है. और इन इलेक्टेबल का मीनिंग होता है जो अवॉइड ना कर सके, वो भूलने वाला होता है इनडेलिएबल. हाँ, अनइरेज्ड, जो इरेज ना कर सके वो होता है इनडेलिएबल. और इन इलेक्टेबल इज जो अवॉइड ना कर सके. उसके बाद यही है. फिर ये मैंने बिल्कुल लास्ट में किए थे, ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन. दिखने में लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, ये दो दे दिए हैं, पर इतना डिफ़िकल्ट था नहीं, ईजी थे ये. अगर आप ढंग से पढ़ो तो सामने सामने मतलब एरर दिख रहा था, कोई ट्रिकी चीज़ थी नहीं इसमें. ओके सर, नेक्स्ट ये वाला एक डाउट लग रहा था मुझे कि इसमें पता नहीं क्या होगा, तो मैंने छोड़ दिया. मैंने सोचा क्या तुक्के लगाना, मैंने पढ़ा भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा लंबा सा लग रहा था. मैंने सोचा कि छोड़ो, इतना ही काफ़ी है, गलत वलत हो जाएगा. और इसमें मिल ही नहीं रहा था कुछ. ऊपर वाला देखा उसमें कुछ निकला नहीं, और नीचे वाले नंबर्स देख के मैं डर गई, मतलब इसको छोड़ो. उसके बाद हम आते हैं इसमें, दैट इज़ व्हाट इज़ इट कॉल्ड, पैरा जम्बल्स. सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, सारे सेंटेंसेस ही ऐसे लग रहे थे, मतलब आगे पीछे पता नहीं चल रहा था क्या है. तो इसमें इन्होंने फर्स्ट एक तो बता दिया, फर्स्ट ईजी होता है आइडेंटिफाई करना, और इन्होंने फर्स्ट ही दे दिया है, तो और आपके कम चांसेस है कि मार्क्स आप गेन कर सको इस क्वेश्चन से. पर इन्होंने नेक्स्ट पूछा था कि सेकंड बताओ कौन सा है, तो फर्स्ट रिलेटेड सेकंड मतलब मिलना ही ईजी था. सो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये इजी लगा था ये सेकंड निकालना इसका कि डिफ़िकल्ट लगा था. मुझे फर्स्ट निकालना तो इजी लगा था. उसके बाद फोर्थ मैंने सोचा इसको करने लगे हैं तो पागल हो जाऊंगी मैं, इसको छोड़ो. ओके, सो फोर्थ नहीं किया.
ये किया मैंने, ये किया था कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं बिलोंग करता इस पैसेज से, लाइक ऑड वन आउट बताना है। सो मुझे पर्सनली लगा कि ये कैपिटलिज्म वाला होगा, इसमें बाकी सब में ये बात हुई है, पर वो गलत निकला। सो इसका आंसर देखते हैं क्या था। बी, विच इज इन प्योर कम्युनिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फूड। अच्छा, रीज़न कहाँ दिया है। अच्छा, ये प्योर कम्युनिस्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं इसलिए, जबकि हम डिफरेंस बता रहे हैं, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ कम्युनिज्म और सोशलिज्म में। प्योर कम्युनिस्ट की बात कहीं नहीं हुई है, सो इसलिए ओके। बाकी ये मैंने किया नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो मोस्टली हमेशा नहीं चलती, मतलब मैंने तुक्का मारा, ही गलत भी हो सकता था। अब इसमें वीनिंग है, वीनिंग का मतलब मुझे पता ही नहीं क्या है, मुझे वीनिंग का मतलब नहीं पता था कि क्या होगा। मैंने क्या किया, रीडिंग की, मतलब ये क्वेश्चन मेरे को लास्ट में किया। ऐसे क्वेश्चन जिसके मीनिंग मुझे नहीं पता है मैं उसको स्किप करती हूँ, लास्ट में टाइम मेरे पास काफ़ी बच जाता है, मतलब मैं स्पीड अच्छी है इसमें इंग्लिश में, मैं लास्ट में उठाती हूँ। तो अब वीनिंग की मैंने रीड की। वीनिंग अ यंग चाइल्ड फ्रॉम द हैबिट बिफोर ही और शी इज़ रेडी इज़ यूजली डिफ़िकल्ट एंड मे ओनली प्रोलॉन्ग द थम सकिंग। इससे समझ आ रहा है, इस सेंटेंस में वीनिंग का मतलब ऐसा दिया है कि कुछ मतलब छुड़वाना। एक यंग चाइल्ड को अगर आप बोल दो कि वो ये हैबिट पहले ही छुड़वा दें उससे, तो ही और शी इज़ यूजुअली डिफ़िकल्ट एंड मे। आदत से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, तो छुड़वाने की या उसको बंद करने की, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट में डिटॉक्सिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वीनिंग द पेशेंट फ्रॉम हिज और हर रेगुलर सब्सटेंस। इधर भी डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जिसमें जो रेगुलर सब्सटेंस यूज़ करता है, जिसका मतलब है मे बी अल्कोहल और ड्रग्स और समथिंग, उनके लिए डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से आदत के वे में यूज़ है। वीनिंग अ चाइल्ड, वीनिंग द पेशेंट, तो एक तरीके से ये आप देखो तो सिमिलर टाइप का लग रहा है, ठीक है। और लास्ट में वी हैव डिसाइड टू वीन द एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स इन हर केस। तो यहाँ पे तो इंक्रीज, डिक्रीज, समथिंग, चेंज, इस टाइप का मीनिंग है ना, कि कुछ एज लिमिट को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो वो इन दोनों से तो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा, या तो ओनली सी होता। क्या क्या आंसर बन सकता है ऑप्शन के हिसाब से, ए भी बन सकता है क्योंकि कॉमन लग रहा है, ओनली सी बन सकता है क्योंकि अगर हो सकता है ये आंसर हो ही ना उसका, ये वीन के लिए मीनिंग हो उसका चेंज का, पर ओनली सी ऑप्शन में नहीं है। तो हमें ये समझ आ गया ओनली सी ऑप्शन में नहीं है, और ए और सी, ये वाले पार्ट जिसमें सी था, ये भी एलिमिनेट हो गया इसी चक्कर में। अब हमारे पास ऑप्शन है ये दो, और नन ऑफ दीज। हो सकता है इनमें से कोई भी ना हो वीनिंग का मतलब, राइट, पर नन ऑफ दीज मोस्टली नहीं होता, तो मैंने इसलिए वो टिक नहीं किया। अब इन दो क्वेश्चन में मेरे को बिल्कुल सिमिलर लग रहे थे, ये यूज जैसे हुए। मेरे को मीनिंग इसका नहीं पता, अभी भी मेरे को नहीं पता, बस ये पता कुछ हैबिट से रिलेटेड या कुछ आदत छुड़वाने का या कुछ ऐसे है। मैंने इन दोनों में से मैंने सोचा दोनों सिमिलर लग रहे, तो मैंने ये टिक किया एंड द आंसर वाज राइट। 18% लोगों ने ही इसको सही किया। वीनिंग का मतलब चलो अब पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक इसका मीनिंग नहीं पता। वीनिंग हेयर मीन्स accustomed an infant or other young mammal to food other than its mother's milk. Accustom का मतलब है मीनिंग, मतलब आदत लगना, जो मैंने बोला ही था, आदत या तो लगना का होगा या छुड़वाने का होगा, समथिंग रिलेटेड टू हैबिट। नेक्स्ट में भी इधर वीनिंग का मतलब क्या, accustomed to manage without something which they have been dependent on, यहाँ पे भी वही आदत ना। लास्ट वाले में वी का मतलब वेव की जगह आना था, वीन नहीं आना था, वेव आना था। जैसे बोलते हैं ना वेव मतलब हटा देना, जैसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने लोन्स फार्मर्स के वेव कर दिए, तो वो क्या कर दिए, सारे लोन्स जो उनके थे वो एक तरीके से अब उन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वाला है। वेव मीन्स नॉट टू इंसिस्ट और समथिंग इन अ पर्टिकुलर केस, तो मतलब उनके लिए वो चीज़ कंपल्सरी नहीं है, अब वो उनको नहीं करनी है, ठीक है। इसमें वही है कि एज लिमिट इस केस के लिए, हर केस के लिए स्पेशली उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, तो ऐसे करके हो गया। ये गलत भी हो सकता था, पर ऐसे क्वेश्चन में आप मतलब रिस्क ले सकते हो एटलीस्ट पीओ के पेपर में, क्योंकि पीओ के पेपर में कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती कि आपको एक एक मार्क्स का बहुत भारी पड़ेगा। उसमें आप अगर बाकी सब्जेक्ट में लाइक मैथ्स और रीजनिंग में थोड़े भी स्ट्रॉन्ग हो, तो एक मार्क्स यहाँ पे, एक मार्क्स का आप रिस्क ले सकते हो पैरा जम्बल्स में या एक इस टाइप के क्वेश्चन में, पर सिर्फ एक मार्क्स का लेना, ज़्यादा मत लेना। जैसे यहाँ पे मैंने
मेरे को पता था ये डी, या तो मेरे को लग रहा था ये एरर, नो एरर का होगा, मैंने अभी एरर वाला टिक किया है, और मैंने सोचा कि यार शायद एरर दिया हो, तो मैंने कुछ भी टिक कर दिया। ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना चाहिए था। इस क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आंसर इसका ये होगा, तो इसको चलो ट्राई कर लिया, हो सकता था सही हो जाता, मतलब अगर कुछ और दिमाग लगाया होता। सो आपको इवैल्यूएट करना है कि कौन सा क्वेश्चन करने से फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान ज़्यादा है, ये चीज़, ठीक है। और ऑप्शन से ही आंसर चूज़ करने की ट्रिक ये आपको सीखनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस से आएगी, इंग्लिश की प्रैक्टिस से। अब मैं मैथ्स का दिखा देती हूँ, मतलब उसमें कुछ मैंने ऐसा कुछ खास किया तो है नहीं। तो ये है, 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए मेरे, एक ये वाला गलत हुआ, ये मुझे लग ही रहा था गलत होगा। इसका मैंने कोई डायरेक्ट आंसर निकला नहीं था, 2 पॉइंट समथिंग निकला था जो इससे मैच नहीं हो रहा था, और मैंने टिक कर दिया, जबकि आंसर है भी नहीं 2.5। सो ये गलत हुआ। इसके अलावा ये भी गलत हुआ, विच इज़ स्ट्रेंज, क्योंकि इसमें मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, फिर भी गलत हो गया। सो लेट्स सी आंसर क्या इसका, ये आंसर है, ओके। इसको चेक करूँगी मैं। इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, शायद से 2.5 से ये नहीं आ रहा था आंसर। अच्छा, ये आना था, मैंने गलत टिक कर दिया होगा फिर ऑप्शन, क्योंकि मेरा निकला तो यही है। सॉल्व तो मैंने ऐसे ही किया है, ऑप्शन गलत टिक कर दिया, बताओ। मैं बहुत बार करती हूँ वैसे मैथ्स और रीजनिंग में, इवन इंग्लिश में, सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शन गलत टिक कर दिया। सो उसके बाद रीजनिंग में आ जाओ, रीजनिंग में मेरे से हो ही नहीं, तो ये 5 मिनट इस क्वेश्चन में मैंने लगाया और नहीं हुआ है सॉल्व, तो यही मैं सॉल्व कर पाई। इसमें ये वाला गलत भी हो गया। इसमें मेरे हिसाब से आंसर इज हेवियर देन ओनली ई एंड बी, इसमें बोथ आएगा, आइदर और। हाँ शिट, ये मैंने एक्चुअली बताऊँ क्या किया, टाइम बहुत कम था, मैंने सिर्फ यहाँ पे देखो सिर्फ 24 सेकंड में क्वेश्चन किया है। सो मैंने 24 सेकंड में सिर्फ इतना और इतना पढ़ पाई, और इसमें मुझे सही लगा, तो मैंने ये ओनली 1 टिक कर दिया। मुझे लगा कि शायद ओनली 1 ही देंगे, नीचे वाला नहीं होगा, सो मैंने इसमें गेस लगाया था, पर थोड़ा सा टाइम एक और मिलता तो मैं नीचे वाला भी रीड कर लेती हूँ, और ये इधर और ही टिक होता, क्योंकि आंसर तो वही है, समझ आ रहा है। सो ये गेस वर्क थोड़ा नुकसान करने वाली चीज़ है, नहीं तो जो 56 क्वेश्चन किए हैं उसमें एटलीस्ट 50+ मार्क्स मिल ही जाते हैं मेरे को। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। I hope you found this video helpful, especially that English part, because मैं वहाँ पे डिस्कस कर रही थी कैसे मैं सॉल्व करती हूँ अपने क्वेश्चंस। So yeah, that's it for today. See you next time with challenge number 5. You can comment down in the comment section कि कौन से mock लगाऊँ मैं. Okay, so bye.